एक आम सी सुबह थी। जोसेफ के अपने कमरे में था, दिन की शुरुआत करने ही वाला था। तभी दो अनजान लोग उसके सामने आ खड़े हुए। न कोई यूनिफॉर्म, न कोई वारंट, बस एक सीधी सी बात, उसे अरेस्ट किया जा रहा है। जोसेफ केफ को पहले तो लगा कि ये कोई मजाक होगा, कोई गलतफहमी। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ चुप्पी मिली। कोई आरोप नहीं, कोई क्राइम नहीं, फिर भी एक केस शुरू हो चुका था। हैरानी की बात यह नहीं थी कि जोसेफ के को गिरफ्तार किया गया। असली हैरानी यह थी कि उसके बाद भी वो आजाद था। वो अपने ऑफिस जा सकता था, लोगों से मिल सकता था, अपनी जिंदगी जी सकता था। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं एक कौर थी जो उसे देख रही थी। एक ऐसा ट्रायल चल रहा था जिसके रूल्स किसी को ठीक से समझ नहीं आते थे, यहां तक कि खुद जोसेफ के को भी नहीं। अगर यह कहानी यहीं तक होती तो शायद इसे एक अजीब लीगल इंसिडेंट मानकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे जोसेफ के को एहसास होने लगता है कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है। यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो इंसान को बिना वजह गिल्टी महसूस कराने लगता है, जहां सवाल पूछना भी एक तरह का जुर्म बन जाता है और जवाब कभी पूरे नहीं मिलते। जैसे जैसे जोसेफ के इस सिस्टम के अंदर झांकने की कोशिश करता है, उसे जजेस, लॉयर्स, क्लर्क्स और मिडलमैन की एक ऐसी दुनिया दिखती है जो बाहर से तो नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बंद और बेरहम है। हर कोई कुछ जानता है, लेकिन कोई कुछ साफ साफ नहीं बताता। हर दरवाजा एक और दरवाजे की तरफ ले जाता है और अंत कहीं दिखाई नहीं देता। इस कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि जोसेफ के कोई क्रिमिनल नहीं है। वो बस एक आम आदमी है जो एक दिन अचानक खुद को एक ऐसे ट्रायल में फंसा हुआ पाता है जहां इनोसेंस का कोई मतलब नहीं बचता। यहां फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम तुम्हें कैसे देखता है, न कि तुम सच में क्या हो। फ्रांस काफ्का ने दी ट्रायल के जरिए कोई सीधी मोरल स्टोरी नहीं सुनाई। उसने बस एक आईना रखा है, ऐसा आईना जिसमें हम एक ऐसे समाज को देखते हैं जहां पावर सवालों से ऊपर होती है और इंसान धीरे धीरे खुद को ही दोषी मानने लगता है। इस ऑडियो बुक समरी में हम जोसेफ के की उसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक ऐसी जर्नी जो एक अरेस्ट से शुरू होती है, लेकिन असल में वो डर, बेबसी और कंफ्यूजन की कहानी है। और शायद कहीं ना कहीं ये कहानी हम सब से भी जुड़ती है, क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रायल वो नहीं होता जो कोर्ट में चलता है, बल्कि वो होता है जो इंसान अपने अंदर लड़ता है। चैप्टर 1, वो सुबह जब बिना गुनाह गिरफ्तारी हो गई। जोसेफ के की सुबह बिल्कुल आम थी। न कोई डर, न कोई बेचैनी। जैसे हर दिन उठता था वैसे ही उठा। उसे नहीं पता था कि कई बार जिंदगी सबसे बड़ा फैसला उसी दिन सुना देती है जब इंसान सिर्फ नाश्ते के बारे में सोच रहा होता है। दरवाजा खुला और दो ऐसे लोग कमरे में खड़े थे जिनका चेहरा देखकर न तो पुलिस का एहसास होता था, न ही किसी अपराध का। फिर भी उन्होंने बहुत शांति से कहा कि जोसेफ के को अरेस्ट किया जा चुका है। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक लाइन और पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। जोसेफ के को पहले हंसी आई। उसे लगा कि जरूर कोई गलती हुई है, जैसे कभी किसी का नाम गलती से किसी सरकारी फाइल में आ जाता है और अचानक उसे एक ऐसा नोटिस मिल जाता है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। उसने पूछा कि आखिर उस पर आरोप क्या है। जवाब में सामने खड़े लोग ऐसे देख रहे थे जैसे ये सवाल पूछना ही सबसे बड़ी बेवकूफी हो। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता, उन्हें बस आदेश मिला है। यहीं से जोसेफ के को समझ आने लगा कि ये मामला इंसान और इंसान के बीच का नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का है जो बिना समझाए फैसले सुना देता है। सबसे अजीब बात यह थी कि गिरफ्तारी के बाद भी जोसेफ के को जेल नहीं ले जाया गया। उसे कहा गया कि वो अपने काम पर जा सकता है, अपनी जिंदगी जी सकता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन अंदर कहीं कुछ बदल चुका था। ये वही स्थिति होती है जब किसी इंसान पर जांच बैठ जाती है, लेकिन उसे ये तक नहीं बताया जाता कि जांच किस बात की हो रही है। ऊपर से आजादी, अंदर से डर। जोसेफ के भी ठीक वैसा ही महसूस कर रहा था। उस दिन वो ऑफिस गया,
लोगों से मिला, काम किया, लेकिन हर बात के बीच एक अनकहा सवाल घूम रहा था। उसे लग रहा था कि हर नजर उसे देख रही है, जैसे कहीं कोई इनविजिबल कोर्ट बैठी हो जो हर कदम नोट कर रही हो। यह वही एहसास है जो तब होता है जब किसी का नाम किसी गलत लिस्ट में आ जाए और वो साबित करता फिरे कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जबकि उससे सबूत ऐसे मांगे जाए जैसे वो पहले से दोषी हो। जोसेफ के धीरे धीरे समझने लगा कि यहां इनोसेंस का कोई मतलब नहीं है। यहां सिर्फ ये मायने रखता है कि सिस्टम ने किसी का नाम चुन लिया है या नहीं। जैसे कई बार असली गुनहगार आराम से निकल जाते हैं और जिनका कोई कसूर नहीं होता वही चक्कर काटते रहते हैं। इस गिरफ्तारी में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये गिरफ्तारी दिमाग की थी, सोच की थी। उसके लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह नहीं थी कि उस पर केस चल रहा है, बल्कि ये थी कि कोई उसे ये बताने को तैयार नहीं था कि मामला क्या है। हर जवाब अधूरा था, हर बात गोलमोल। ऐसा लग रहा था जैसे सच किसी बंद कमरे में रखा है और बाहर खड़े लोगों को बस इतना कहा जा रहा है कि इंतजार करो। और इंतजार करते करते इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है। जोसेफ के ने उस दिन ये मान लिया कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है जो जल्दी साफ हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सोच उसे और गहराई में ले जाने वाली है। क्योंकि जब सिस्टम चुप रहता है तो चुप्पी खुद एक फैसला बन जाती है। और शायद असली ट्रायल अब शुरू होने वाला था, वो भी ऐसे सवालों के साथ जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर ये कोर्ट है कहाँ, और कौन तय करता है कि इंसान कब दोषी माना जाएगा? ये सवाल जोसेफ के साथ साथ अब हमारे सामने भी खड़े हो चुके थे। चैप्टर 2 गुनाह पता नहीं, पर अदालत तैयार बैठी है। गिरफ्तारी के बाद जोसेफ के ने सोचा था कि कुछ दिन में सब साफ हो जाएगा। आखिर बिना आरोप के कोई मामला कब तक चल सकता है? लेकिन जल्द ही उसे समझ आने लगा कि यहां समय इंसान के हिसाब से नहीं चलता। एक सुबह उसे बताया गया कि उसे कोर्ट में हाजिर होना है। न तारीख का ठीक पता, न जगह की साफ जानकारी। बस इतना कहा गया कि रविवार को आना है, जैसे कोई शादी का न्योता हो जिसमें यह न बताया जाए कि दूल्हा कौन है और मंडप कहाँ लगा है। जब जोसेफ के उस बताए गए पते पर पहुंचा तो उसे कोई बड़ी इमारत या सरकारी बोर्ड नहीं दिखा। वो जगह एक आम सी रिहायशी बिल्डिंग थी। ऊपर के कमरों में लोग अपने घरों में रहते थे, नीचे बच्चों की आवाजें थी और उन्हीं के बीच एक छोटा सा कमरा कोर्ट बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कानून ने शर्म के मारे खुद को छुपा लिया हो। ये वही स्थिति होती है जब किसी जरूरी सरकारी दफ्तर का पता इतना उलझा हुआ हो कि इंसान खुद ही सोचने लगे कि शायद उसे यहां बुलाया ही नहीं गया। अंदर पहुंचते ही जोसेफ के ने देखा कि वहां पहले से बहुत लोग बैठे हैं। कुछ ऐसे जिनके चेहरे पर थकान थी, कुछ ऐसे जिनकी आंखों में उम्मीद बची ही नहीं थी। कोई जज ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठा था, बल्कि एक आदमी मेज के पीछे बैठा था, जैसे कोई क्लर्क हो। लेकिन सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो वही सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाला हो। जोसेफ के ने बोलना शुरू किया, अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का असर ऐसा था जैसे दीवार से बात कर रहा हो। यहां सवालों का जवाब नहीं दिया जाता था, बल्कि सवाल पूछने वाले को ही अजीब नजर से देखा जाता था। जोसेफ के को महसूस हुआ कि इस कोर्ट में सच बोलना भी एक तरह की गलती है, जैसे कभी किसी इंटरव्यू में ईमानदारी से बोल देने पर सामने वाला चुप हो जाए और बाद में सिलेक्शन किसी और का हो जाए। यहां भी कुछ वैसा ही था। जो जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करता, वो उतना ही सस्पेक्ट लगता। सबसे चुभने वाली बात यह थी कि इस कोर्ट को जोसेफ के की इनोसेंस से कोई मतलब नहीं था। यहां प्रक्रिया ज्यादा जरूरी थी। कौन कब आया, कहां खड़ा हुआ, किसने क्या कागज पकड़ा, इन सब बातों पर ध्यान था, लेकिन असली मुद्दा गायब था। यह वही सिस्टम है जहां फाइल आगे बढ़ती है पर इंसान पीछे छूट जाता है, जहां काम होता दिखता है लेकिन नतीजा कभी सामने नहीं आता। जोसेफ के ने धीरे धीरे समझ लिया कि ये अदालत न्याय देने के लिए नहीं बैठी है, ये बस चल रही है। जैसे कई बार नियम सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि वो पहले से लिखे हुए हैं
यहां कोई ये नहीं पूछ रहा था कि सच्चाई क्या है, बल्कि ये देखा जा रहा था कि आरोपी खुद को कितना झुका सकता है, और जो जितना झुकता जाता है उसे उतना ही समझदार माना जाता है। जब सुनवाई खत्म हुई तो जोसेफ के बाहर निकला, लेकिन उसके सवाल और भारी हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि ये कोर्ट किसी एक कमरे तक सीमित नहीं है। ये सोच में है, नियमों में है, और उन लोगों में है जो बिना समझे आदेश मान लेते हैं। अब सवाल ये नहीं था कि जोसेफ के दोषी है या नहीं। असली सवाल यह था कि इस सिस्टम से लड़ने का रास्ता क्या है, और क्या सच में यहां कोई रास्ता बचा भी है, क्योंकि अगली बार उसे फिर बुलाया जाएगा, और तब शायद चीजें और साफ नहीं बल्कि और धुंधली होने वाली थी। चैप्टर 3, कानून का असली चेहरा। पहली सुनवाई के बाद जोसेफ को यह भ्रम नहीं रहा कि मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। अब उसे साफ दिखने लगा था कि यह सिस्टम धीरे चलता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। कुछ दिन बाद वो फिर उसी इमारत में पहुंचा, इस बार बिना किसी उम्मीद के। उसे लगने लगा था कि यहां हर बार आना किसी सजा से कम नहीं, क्योंकि हर मुलाकात के बाद सवाल कम होने के बजाय बढ़ जाते थे। उस दिन जोसेफ एक गलियारे में भटक रहा था, जहां दीवारें इतनी पास थी कि इंसान को अपनी सांस भी उधार की लगने लगे। वहीं उसे एक दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि कोई बहस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आवाज साफ हुई उसे एहसास हुआ कि वो बहस नहीं, सजा की आवाज थी। अंदर कुछ लोग खड़े थे और एक आदमी को मारा जा रहा था। उसका अपराध यही था कि उसने सिस्टम के कुछ कागज गलत तरीके से संभाल लिए थे। जोसेफ हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये पनिशमेंट किस कानून के तहत दी जा रही है। वहां कोई जज नहीं था, कोई खुला आदेश नहीं था, फिर भी सजा चल रही थी, जैसे ये सब पहले से तय हो। ठीक वैसे ही जैसे कभी किसी दफ्तर में एक छोटे कर्मचारी को सबके सामने डांट दिया जाता है ताकि बाकी लोग डर जाएं। असली गलती चाहे ऊपर किसी और की हो, लेकिन सजा हमेशा नीचे वाले को मिलती है। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उस आदमी को मारा जा रहा था, बल्कि ये थी कि वहां मौजूद लोग इसे बिल्कुल नॉर्मल मान रहे थे। किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे दर्द भी यहां रूटीन का हिस्सा बन चुका हो। जोसेफ को पहली बार समझ आया कि यह सिस्टम सिर्फ उलझाता नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान की हिम्मत तोड़ता है। पहले सवाल छीनता है, फिर आवाज, और आखिर में विरोध करने की ताकत। उसे यह भी समझ में आया कि यहां सजा हमेशा गलती के बाद नहीं दी जाती। कई बार सजा इसलिए दी जाती है ताकि लोग गलती करने से पहले ही डर जाएं। जैसे कभी किसी मोहल्ले में पुलिस एक को पकड़कर सबके सामने बैठा देती है ताकि बाकी लोग सीधा रहें। यहां भी वही लॉजिक था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था। जोसेफ वहां से निकल आया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि ये अदालत सिर्फ कागजों और सुनवाइयों तक सीमित नहीं है। ये उन कमरों में भी है जहां कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता, और अगर कोई कर भी ले तो उसे चुप कराने के तरीके पहले से तैयार रहते हैं। अब जोसेफ के सामने एक नई सच्चाई थी। ये सिस्टम सिर्फ फैसला नहीं सुनाता, ये एग्जाम्पल बनाता है, और जब एग्जाम्पल बनना शुरू हो जाए तब अगला नंबर कब आएगा ये किसी को नहीं पता। सवाल यह था कि अगर सजा बिना गुनाह मिल सकती है तो बचने का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा है जो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए भी इससे लड़ सकता है, या फिर उम्मीद भी एक और जाल भर है जो बाहर से सहारा और अंदर से फंदा बन जाती है। चैप्टर 4, उम्मीद का झूठा सहारा। जोसेफ के मन में अब एक ही बात घूम रही थी कि अकेले इस सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है। जब नियम समझ में ना आए तो इंसान सहारे ढूंढता है, कभी पहचान का, कभी रिश्तों का, और कभी किसी ऐसे इंसान का जो कह सके कि सब ठीक हो जाएगा। इसी सोच के साथ जोसेफ के जीवन में उसका एक रिश्तेदार आया जो पहले से इस दुनिया को थोड़ा जानता था। उसने साफ कहा कि यहां सही और गलत से ज्यादा जरूरी यह है कि आपका मामला कौन देख रहा है, यानी इंसान से ज्यादा उसकी पहुंच मायने रखती है। उसी के जरिए जोसेफ की मुलाकात एक लॉयर से हुई।
बाहर से देखने में सब कुछ भरोसेमंद लग रहा था। बड़ा घर, भारी फर्नीचर और बातें इतनी उलझी हुई कि सुनने वाले को खुद ही लगे कि सामने वाला बहुत समझदार है। लॉयर ने जोसेफ के को भरोसा दिलाया कि मामला मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कभी कोई बड़ा वकील किसी गरीब आदमी से कहता है कि केस लंबा चलेगा पर अंत में जस्टिस मिलेगा, बस धैर्य रखना होगा। लेकिन धीरे धीरे जोसेफ के को महसूस होने लगा कि यह धैर्य असल में एक तरह का इंतजार है, और इंतजार यहां सजा जैसा है। लॉयर बातें ज्यादा करता था, काम कम। हर मुलाकात में नए शब्द, नई उम्मीदें, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं। फाइल इधर उधर घूम रही थी, तारीखें बदल रही थी, और जोसेफ के की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम ने लॉयर को भी अपने हिसाब से ढाल लिया हो। इस दौरान जोसेफ के की मुलाकात कुछ और लोगों से हुई जो इसी कोर्ट से जुड़े थे। किसी ने कहा कि अगर सही लोगों से मेलजोल बढ़ाया जाए तो मामला हल्का हो सकता है। किसी ने इशारा किया कि यहां इनोसेंस से ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितने झुक सकते हैं। ये वही सोच है जो अक्सर रियल लाइफ में दिखती है, जब किसी केस में सच्चाई पीछे रह जाती है और समझौते आगे आ जाते हैं। जोसेफ के अब समझने लगा था कि लॉयर सिर्फ मदद करने वाला नहीं होता, कई बार वो सिस्टम और आरोपी के बीच एक दीवार बन जाता है। बाहर से लगता है कि वो रास्ता दिखा रहा है, लेकिन असल में वही रास्ता लंबा और थकाने वाला बना देता है। यहां हर सलाह के साथ एक डर जुड़ा हुआ था, अगर ये नहीं किया तो अंजाम और बुरा हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि जोसेफ के जितना ज्यादा इस प्रोसेस में उलझता जा रहा था, उतना ही कम उसे अपने ऊपर भरोसा बचता दिख रहा था। पहले उसे लगता था कि वो निर्दोष है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अब उसे लगने लगा था कि शायद सिस्टम के सामने निर्दोष होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे किसी ऐसे खेल में उतर जाना जहां नियम पहले से तय हों, लेकिन खिलाड़ी को बताए न जाए। लॉयर के घर से निकलते हुए जोसेफ के को पहली बार यह एहसास हुआ कि उम्मीद भी यहां एक तरह का औजार है। इसे ऐसे दिया जाता है कि इंसान सवाल पूछना बंद कर दे, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तब केस अपने आप सही दिशा में नहीं बल्कि सिस्टम की दिशा में बढ़ने लगता है। अब जोसेफ के सामने यह सवाल खड़ा था कि क्या यह सहारा सच में उसे बचाने वाला है, या फिर यह भी उसी जाल का हिस्सा है जिसमें वो पहले से फंसा हुआ है। और शायद अगला सच उसे तब पता चलेगा जब वो देखेगा कि इस कोर्ट के अंदर असल ताकत किसके हाथ में है। चैप्टर 5, अदालत के अंदर का सच। जोसेफ के अब इस भ्रम में नहीं था कि यह मामला सिर्फ लॉयर या सुनवाई तक सीमित है। उसे लगने लगा था कि असली कोर्ट किसी एक जगह नहीं बैठी, बल्कि कई चेहरों और कई कमरों में फैली हुई है। इसी तलाश में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो बाहर से पेंटर था, लेकिन अंदर से सिस्टम का हिस्सा। वो अदालत के जजेस के लिए तस्वीरें बनाता था, और उसी बहाने उसे वो बातें पता थी जो आम आदमी तक कभी नहीं पहुंचती। उस पेंटर की बातें सुनकर जोसेफ के को पहली बार एहसास हुआ कि यहां फैसले सुनवाई के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले तय हो जाते हैं। ट्रायल बस एक फॉर्मल सी प्रक्रिया है, ताकि लगे कि सब कुछ नियम के हिसाब से हुआ है। जैसे कई बार किसी बड़ी जांच में पहले ही तय कर लिया जाता है कि किसे बचाना है और किसे फंसाना है, और बाद में रिपोर्ट्स उसी हिसाब से लिखी जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। फर्क बस इतना था कि यहां कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था। पेंटर ने बताया कि अदालत में जीतने का मतलब केस खत्म होना नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मामला टल सकता है, लटक सकता है, या फाइल किसी अलमारी में डाल दी जाती है। यानी इंसान टेक्निकली दोषी नहीं कहलाता, लेकिन आजाद भी नहीं होता। ये वही स्थिति है जब किसी व्यक्ति पर जांच तो बंद हो जाती है, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए सस्पेक्ट की लिस्ट में रह जाता है। बाहर से सब ठीक, अंदर से करियर और सम्मान दोनों अधूरे। जोसेफ के ने वही एक और आदमी को देखा जो सालों से इसी कोर्ट के चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ आदत बची थी। उसने अपने कपड़े, बोलने का तरीका, यहां तक कि सोच भी सिस्टम के हिसाब से बदल ली थी। जैसे किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी इतने साल काम करता है
कि उसे एक्सप्लॉयटेशन भी नॉर्मल लगने लगता है। जोसेफ के को डर इस बात का नहीं लगा कि वो हार सकता है, डर इस बात का लगा कि कहीं वो भी ऐसा न बन जाए। अब उसे समझ आने लगा कि ये सिस्टम इंसान को एक साथ नहीं तोड़ता, ये धीरे धीरे करता है। पहले समय लेता है, फिर ऊर्जा, फिर आत्मसम्मान। और जब इंसान खुद को छोटा मानने लगता है तब उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सब कुछ कंसेंट से होता दिखता था, लेकिन वो कंसेंट डर से पैदा होती थी। पेंटर की हर बात के साथ जोसेफ के को ये एहसास गहरा होता गया कि यहां जस्टिस कोई गोल नहीं है, गोल सिर्फ सिस्टम को चलाते रहना है, जैसे मशीन चलती रहती है, चाहे उसके नीचे इंसान पिसे या नहीं। और जो लोग इस मशीन के पास हैं, वो कभी इसे बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी ताकत इसी से आती है। जोसेफ के वहां से निकला तो उसके पास ज्यादा जानकारी थी, लेकिन कम उम्मीद। अब सवाल यह नहीं बचा था कि वो केस जीत पाएगा या नहीं। असली सवाल यह था कि क्या इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इंसान खुद को बचा सकता है, या फिर बचने की हर कोशिश उसे और गहराई में खींच ले जाती है। और शायद इसका जवाब उसे तब मिलेगा जब वो ये तय करेगा कि क्या लॉयर सच में मदद कर रहा है, या फिर अब उसे खुद ही कोई फैसला लेना होगा। चैप्टर 6, जब सहारा ही बोझ बन जाए। पेंटर से मिली बातों के बाद जोसेफ के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अब वो लॉयर को पहले जैसी नजर से नहीं देख पा रहा था। पहले लॉयर एक रास्ता लगता था, अब वही रास्ता सबसे ज्यादा घुमावदार दिखने लगा था। फिर भी जोसेफ के उस पर पूरी तरह शक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब इंसान डूब रहा होता है तो उसे हर तिनका सहारा लगता है, चाहे वो हाथ में चुभे ही क्यों ना। लॉयर से मिलने पर बातें वही थी, लंबी, भारी और घुमा फिरा कर कही गई। कभी कहा जाता कि केस सही दिशा में है, कभी बताया जाता कि कोर्ट का मूड ठीक नहीं चल रहा। हर बार कुछ नया डर और उसके साथ थोड़ी सी उम्मीद। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी हॉस्पिटल में मरीज को ये कह दिया जाए कि बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन दवा पूरी उम्र चलती रहेगी। ठीक होने का वादा नहीं, बस चलते रहने की सलाह। जोसेफ को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि लॉयर खुद भी इस सिस्टम से आजाद नहीं है। वो जितना कोर्ट के करीब था, उतना ही उसके नियमों का गुलाम बन चुका था। वो खुलकर कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि अगर उसने कहा तो उसका अपना काम खतरे में पड़ सकता था। जैसे कई बार बड़े अफसर सच जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच बोलने से कुर्सी हिल सकती है। इसी दौरान जोसेफ की मुलाकात एक और आदमी से हुई, जो इसी लॉयर का क्लाइंट था। सालों से उसका केस चल रहा था। उसकी जिंदगी अब कोर्ट के टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी। कब आना है, कब जाना है, कब झुकना है, सब तय था। वो इंसान अब अपने केस को जीतना नहीं चाहता था, बस चाहता था कि सिस्टम उसे पूरी तरह कुचल न दे। ये वही हाल होता है जब कोई इंसान सालों तक हैरासमेंट झेलते झेलते बस इतना मांगने लगे कि आज उसे अकेला छोड़ दिया जाए। जोसेफ ने उस आदमी को देखा और उसे लगा जैसे वो अपना फ्यूचर देख रहा हो। वही थकी हुई आंखें, वही अधूरी बातें, वही डर कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उस पल जोसेफ को एहसास हुआ कि लॉयर का सहारा उसे बचा नहीं रहा, बल्कि उसे धीरे धीरे इसी हाल तक ला रहा है जहां इंसान लड़ना छोड़ देता है और सिर्फ एडजस्ट करना सीख लेता है। अब जोसेफ के अंदर एक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ डर था कि अगर लॉयर को छोड़ा तो सिस्टम और नाराज हो जाएगा। दूसरी तरफ ये एहसास कि इस सहारे के साथ रहने का मतलब खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खोना है, जैसे किसी गलत नौकरी में सालों टिके रहना, सिर्फ इसलिए कि बाहर का डर अंदर की घुटन से बड़ा लगने लगता है। लॉयर के घर से निकलते समय जोसेफ को पहली बार ये साफ दिखा कि यहां मदद और नियंत्रण के बीच की रेखा बहुत पतली है। जो हाथ थामता है वही हाथ बांध भी सकता है। अब सवाल यह नहीं था कि लॉयर कितना काबिल है, असली सवाल यह था कि क्या जोसेफ को अब भी किसी और पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर उसे खुद ही इस सिस्टम के सामने खड़ा होना होगा। और अगर वो अकेले खड़ा हुआ तो क्या ये अदालत उसे सुनेगी, या फिर अगली बार उसे वहां ले जाया जाएगा जहां सवाल पूछने का मौका भी नहीं मिलता। चैप्टर 7,
जब आदमी खुद को ही छोटा मानने लगे। लॉयर से दूरी बनाने के बाद जोसेफ के को लगा था कि शायद अब चीजें थोड़ी साफ होंगी। कम से कम उसे ये तो लगेगा कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है। लेकिन सिस्टम की सबसे चालाक बात यही होती है कि वो इंसान को आजादी का एहसास देकर भी उसी दायरे में रखता है। जोसेफ के को अब सीधे कोर्ट या लॉयर से ज्यादा उन लोगों से सामना करना पड़ रहा था जो सालों से इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके थे और जिनके लिए ये सब अब जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन गया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जिसका नाम ब्लॉक था। वो आदमी बरसों से इसी केस में फंसा हुआ था। बाहर से देखने पर वो कोई कमजोर इंसान नहीं लगता था। उसका काम था, पहचान थी, लेकिन जैसे ही अदालत की बात आती उसकी आवाज बदल जाती थी। वो हर बात बहुत धीरे कहता, जैसे दीवारों के भी कान हों। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आदत दिखती थी। डर जब रोज साथ रहने लगे तो वो आदत बन जाता है। ब्लॉक ने जोसेफ के को बताया कि उसने सिर्फ एक नहीं कई लॉयर्स रखे हुए हैं। हर लॉयर को अलग अलग तरीके से खुश रखा जाता है ताकि कोई भी नाराज ना हो जाए। सुनने में ये स्ट्रैटेजी लगती है, लेकिन असल में ये मजबूरी थी। ब्लॉक अब जस्टिस नहीं चाहता था, वो बस चाहता था कि केस चलता रहे, क्योंकि उसे सिखा दिया गया था कि केस का चलना ही उसकी सुरक्षा है। जैसे कुछ लोग नौकरी में बेइज्जती सहते रहते हैं बस इसलिए कि निकाल न दिए जाए। जोसेफ के ने देखा कि ब्लॉक कोर्ट के कर्मचारियों के सामने लगभग झुक जाता था। उसकी आवाज धीमी हो जाती थी, उसकी रीढ़ मानो खुद ही झुक जाती थी। कोई उसे सीधे दोषी नहीं कह रहा था, लेकिन हर बर्ताव उसे यही याद दिला रहा था कि उसकी जगह नीचे है। यही वो पल था जब जोसेफ के को समझ आया कि सिस्टम सबसे पहले इंसान की गरिमा छीनता है। जब इंसान खुद को छोटा मानने लगे तब उसे दबाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। सबसे कड़वी बात यह थी कि ब्लॉक को यह सब गलत भी नहीं लग रहा था। उसने खुद को समझा लिया था कि यही समझदारी है। उसने अपने अंदर यह बैठा लिया था कि ज्यादा सवाल पूछना खतरे से खाली नहीं। ये वही सोच है जो अक्सर रियल लाइफ में भी दिखती है, जब लोग गलत को गलत मानना छोड़ देते हैं क्योंकि विरोध करने की ताकत नहीं बचती। जोसेफ के वहां खड़ा ये सब देख रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि ये सिस्टम किसी को तुरंत नहीं तोड़ता। ये पहले उदाहरण दिखाता है कि अगर ज्यादा अकड़ोगे तो क्या होगा और अगर झुकोगे तो कैसे जिंदा रह सकते हो। चॉइस बाहर से दी जाती है लेकिन अंदर से तय होती है। ब्लॉक से अलग होते वक्त जोसेफ के मन में अब एक नया डर था। पहले वो सिस्टम से डरता था, अब उसे इस बात से डर लगने लगा था कि कहीं वो भी धीरे धीरे ब्लॉक जैसा न बन जाए। कहीं वो भी अपनी आवाज, अपनी सीधापन और अपने सवाल खो न दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो केस चाहे चले या खत्म हो, इंसान पहले ही हार चुका होगा। अब जोसेफ के सामने एक और सच्चाई थी। ये लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं लड़ी जा रही थी, ये इंसान के अंदर लड़ी जा रही थी। और शायद अगला पड़ाव उसे वहां ले जाने वाला था, जहां कानून और भगवान के बीच का फर्क भी धुंधला पड़ जाता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटता है तब वो जवाब ढूंढने अदालत में नहीं, किसी और जगह जाने लगता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रांज काफ्का की द ट्रायल की कहानी। जोसेफ के जरिए एक ऐसी दुनिया का आईना दिखाती है जहां सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है। ये सिर्फ एक अरेस्ट या कोर्टरूम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बिना वजह अपने सवालों और हक के लिए लड़ता है और एक ऐसा सिस्टम सामने आता है जो नियमों और प्रक्रियाओं के पीछे इंसान की आवाज दबा देता है। काफ्का हमें यही दिखाता है कि असली ट्रायल इंसान के अंदर होता है, जब डर, उम्मीद और जवाबों की तलाश उसके मन में चलती रहती है। इनोसेंस या गिल्ट की नहीं, बल्कि सिस्टम और उसकी खामियों की कहानी है ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी जोसेफ की तरह ऐसे जाल में फंस सकते हैं जहां जवाब कोई नहीं देता, लेकिन फैसला हमारी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम और ऐसे इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल किताबों की कहानियां लेकर आए। कमेंट में बताइए कि आपको जोसेफ
का सफर कैसा लगा और क्या आप भी कभी ऐसे सिस्टम का सामना कर चुके हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार जब हम काफका की बाकी कहानी या किसी और क्लासिक किताब की ऑडियो बुक समरी लाएं, आप सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा ट्रायल कोर्टरूम में नहीं, हमारे अपने दिमाग में होता है।